और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर जब रूस की ओर से असमर्थता जाहिर की गई तो अमेरिका ने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इस कदम को रूस के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई जैसा बताया है। इस सब के बीच यूरोपीय देशों में जब्त की गई रूसी संपत्ति को बेचकर यूक्रेन की मदद करने के यूरोप के प्रस्ताव पर भी रूस ने कड़ा रुख अपनाने की धमकी दी है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के प्रति नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। पहले उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के साथ बुडापेस्ट में होने वाली बैठक को रद्द कर दिया, फिर वो हथियार चला दिया जिसकी यूक्रेन और पश्चिमी देश लंबे समय से मांग कर रहे थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने रूस की जिन दो प्रमुख तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं वो हैं रोजनेफ्ट और लुकायल। ट्रंप के इस कदम को पुतिन पर दबाव बनाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जब भी पुतिन से बात करते हैं तो बातचीत अच्छी रहती है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाती है। ट्रंप के दोबारा सत्ता में लौटने के बाद अमेरिका की तरफ से रूस के खिलाफ ये पहला प्रतिबंध है। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस पर दबाव बनाने के लिए लंबे समय से पुतिन पर नकेल कसने की मांग कर रहे थे, लेकिन ट्रंप ने महीनों तक ऐसा कोई भी कदम उठाने से परहेज किया जिससे रूस को नुकसान हो। लेकिन अब लगता है कि उनका धैर्य टूट गया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि पुतिन के इस युद्ध को खत्म करने से इनकार करने के कारण रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है जो मॉस्को वार मशीन को फंडिंग करती हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि पुतिन शांति को लेकर गंभीर नहीं है। ट्रंप को लगता है कि नए प्रतिबंध समाधान का रास्ता खोलेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप के फैसले का स्वागत करते हुए इसे और बढ़ाए जाने की मांग की है, जबकि मॉस्को और बीजिंग ने इसकी कड़ी निंदा की है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका के इस कदम को रूस के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहीं रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन में शांति स्थापित करने की दृष्टिकोण से अमेरिकी ऊर्जा प्रतिबंध अत्यंत प्रतिकूल हैं। हम इस कदम को अत्यंत प्रतिकूल मानते हैं। दुनिया भर की ईंधन आपूर्ति पर असर पड़ेगा और इससे कीमतें बढ़ेंगी। इस बीच यूरोपीय देशों में जब्त की गई 140 अरब यूरो की रूसी संपत्तियों के उपयोग को लेकर क्षतिपूर्ति ऋण के तौर पर यूक्रेन को देने पर चर्चा की जा रही है। ब्रसल्स में ईयू के नेता इस पर बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, लेकिन रूस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जब्त रूसी संपत्तियों के उपयोग के लिए प्रस्तावित तरीके को पूरी तरह से कानूनी बताते हुए इससे हथियार खरीदने की पेशकश की है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक बंसल, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आलोक जी, पहला सवाल यही है कि जो अभी खबरें आ रही हैं, जिस तरह का कदम अमेरिका की ओर से उठाया गया है, दो रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्रूड ऑयल की कीमतें ये बताया जा रहा है कि 3% बढ़ गई हैं। क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, इससे जो दुनिया के बाजार हैं उसमें क्रूड ऑयल की जो उपलब्धता है वो काफी हद तक कम हो जाएगी और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और क्रूड ऑयल की जो कीमतें बढ़ रही हैं वो हम देख ही चुके हैं। जहां तक सवाल भारत का है, हमारी कई रिफाइनरीज जो हैं रूसी क्रूड को इंपोर्ट करती थी, लेकिन जैसा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घोषणा की है, जो कि सबसे बड़ी रिफाइनरी है देश की, वो अब रूसी क्रूड का इंपोर्ट कम कर देंगी, विशेषकर इन दोनों कंपनियों से नहीं करेंगी। और वो पिछले कुछ समय से रिलायंस जो है स्पॉट मार्केट से क्रूड खरीद रहा था, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि रिलायंस का एक काफ़ी बड़ा जो प्रोडक्शन है वो बाहर निर्यात होता है। तो जो स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज हैं जैसे बीपीसीएल वगैरह की, उनको भी अब इसके बारे में विचार कर रहे हैं, वो भी शायद इसको कट करें, क्योंकि कोई भी ऑयल कंपनी नहीं चाहेगी कि अमेरिकी सैंक्शंस उसके ऊपर लगे। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जैसे नायरा एनर्जी, तो उसमें रोजनेफ्ट का ऑलरेडी 49% स्टेक है करीब करीब, तो वो पहले भी यूरोपियन यूनियन द्वारा प्रतिबंधित है। तो मेरे ख्याल से ऐसी रिफाइनरीज, अभी हालांकि
कुछ स्पष्टता नहीं आई है, पर मेरे ख्याल से वो तो क्रूड इंपोर्ट करती रहेंगी, लेकिन उनके ऊपर सैंक्शंस लगे रहेंगे, उनके अधिकारी पश्चिमी देशों को नहीं जा पाएंगे, वो स्टेक सेल नहीं कर पाएंगी और शायद अपने प्रोडक्ट्स को विदेशों में भी नहीं बेच पाएंगे। आलोक तो जी, जी जी जी, आलोक जी अपनी बात पूरी कीजिए पहले। नहीं, मैंने कहा ये आज की तारीख में स्थिति है। अभी स्पष्टता जो है, जैसे जैसे समय बीतेगा इसके बारे में स्पष्टता आती जाएगी। आलोक जी, कुछ वेस्टर्न मीडिया को हम देख रहे थे, खासकर अगर हम रॉयटर्स की रिपोर्ट की बात करें, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रतिबंध के बाद भारत में भी कहीं ना कहीं हड़कंप की स्थिति है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि भारतीय रिफाइनरीज में से आज की तारीख में कई रिफाइनरीज जो हैं रूस से हम क्रूड आयात कर रहे थे, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास वैकल्पिक संसाधन नहीं है। हम खाड़ी के देशों से आयात कर सकते हैं और अन्य देशों से, लेकिन दुर्भाग्य से इस वक्त स्थिति ऐसी है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं, अब रूस की 2 बड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, वेनेजुएला के ऊपर प्रतिबंध है, और इसके कारण एक कृत्रिम रूप से जो क्रूड की जो कमी है वो वैश्विक बाजार में स्थापित की जा रही है। पर मुझे नहीं लगता कि कोई इमीडिएट नुकसान अभी भारत को होने वाला है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि ऑलरेडी क्रूड की दाम $3 बढ़ चुके हैं और भारत जैसे राष्ट्र को जो एक बड़ी संख्या में क्रूड को आयात करता है, ये थोड़ी समस्या की बात है। पर मैंने कहा अभी तुरंत कुछ कहना इसके ऊपर मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी होगा। इसका असर देखना होगा किस तरीके से इसे इंप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा असर यूरोपीय राष्ट्रों पे भी होगा। वो क्या करते हैं? चीन ने इसके खिलाफ काफी स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि चीन वहां का बहुत खरीद रहा है, रशियन एलएनजी को जापान खरीद रहा है। तो अभी जो है इसका वैश्विक असर क्या होगा, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के जो कार्य होते हैं वो थोड़े नी जर्क होते हैं, पहले कुछ कर दिया फिर उसके बाद पीछे हटे। तो ये जो कदम है इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पे काफी बुरा असर पड़ सकता है, और इसलिए मेरे ख्याल से अभी कुछ देखना पड़ेगा कि क्या इसका असर होता है। लेकिन हाँ, प्राइमा फेसी जैसे आपने कहा, कई भारतीय कंपनियां जो रूसी तेल को आयात करती थी उनके ऊपर असर पड़ सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आजकल आयात जो है वो भी बड़ा स्पष्ट नहीं है। आजकल फ्लोटिंग शिप्स हैं, वो कहां से क्रूड ले रहे हैं, कहां बेच रहे हैं, कई बार ये चीजें जो है स्पष्ट नहीं होती। तो ठीक है, ठीक है आलोक जी, ये बिल्कुल ये देखना होगा, क्योंकि भारत ही केवल रूस से तेल नहीं खरीदता, बल्कि नाटो के जो देश हैं, यूरोप के जो देश हैं, वो भी रूस से तेल खरीदते हैं। इसका क्या कुछ असर होगा? लेकिन मूल सवाल पर आएंगे आलोक जी, युद्ध रोकने में कितना कारगर सिद्ध होगा ये कदम? देखिए, अगर रूस की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा अगर इसका, तो युद्ध रुक सकता है, ऐसी मेरी मानना है। क्योंकि पुतिन अभी ऑलरेडी काफी यूक्रेन के एक बड़े हिस्से के ऊपर उन्होंने कब्जा कर रखा है। हालांकि डोनेट्स्क का अभी भी कुछ एरिया जो है यूक्रेन के पास है, तो जो उनकी मांग है वो पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है, लेकिन काफी हद तक मेरे ख्याल से पुतिन जो है युद्ध विराम के लिए शायद तैयार हो जाएं, अगर ये सैंक्शंस जो है उनके ऊपर असर करने लगे। आलोक जी, जी बिल्कुल ये देखना होगा। आलोक जी, अंतिम सवाल ये है कि यूरोप में एक वहां पर विचार चल रहा है कि यूरोप के अंदर जो रूसी संपत्तियां हैं जिनको फ्रीज किया गया है उनको बेच दिया जाए, उससे यूक्रेन की आपूर्ति की जाए, यूक्रेन को हथियार खरीद के दिए जाए, और रूस का कहना है कि वो मुंहतोड़ जवाब देगा। तो ये तनाव को कितना बढ़ा सकता है? देखिए, ये मेरे ख्याल से गलत कदम होगा, क्योंकि इस तरीके के कदम होने नहीं चाहिए। क्योंकि हमने पहले कभी किसी युद्ध में इस तरीके की चीजें नहीं देखी कि आप किसी दूसरे राष्ट्र की संपत्ति लेके उसके विरोधी को दे दो। हालांकि इसी युद्ध में पहली बार आपने देखा कि रशिया को स्विफ्ट कोड से बाहर कर दिया गया, मास्टर कार्ड, वीसा, रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिपॉजिट कर दिए गए, और इनकी प्रतिक्रिया हमने देखी कि लोगों ने अपने डॉलर डिपॉजिट्स कम करने शुरू कर दिए और सोने की कीमतें आकाश छूने लगी। तो ये जो असर है, हर कदम का एक प्रत्यक्ष और परोक्ष असर पड़ता है वैश्विक अर्थव्यवस्था पे, वैश्विक मौद्रिक नीति के ऊपर। ठीक है आलोक जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।